नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 41। एंडोक्राइनोलॉजी का लेक्चर नंबर 41। अब देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक अपने जो देखा था कि अपने जो टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, वो चल रहा है टेस्टिकुलर साइकिल एंड एंडोक्राइन कंट्रोल। तो उसके अंदर अपनी घटना पड़ी थी स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि टेस्टिकुलर साइकिल का मतलब क्या होता है? टेस्टिस, और टेस्टिस का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। यही मतलब है टेस्टिकुलर साइकिल का। और ये कह सकते हैं कि टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जो कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के रूप में संपन्न होती है। अब आपको यहाँ तक बता दिया था कि जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की घटना जब होती है तो उसके अंदर 3 स्टेजेज आती हैं: मल्टीप्लिकेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज और मैचुरेशन स्टेज। उसके पश्चात में स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस जब होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि स्पर्मियोजेनेसिस की जो घटना होती है, इसके दौरान क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड सेल होती है, वो स्पर्मेटिड सेल गोलाकार होती है, इमूवेबल होती है, वो लंबी बेलनाकार पूंछयुक्त संरचना स्पर्म में चेंज होती है, या ट्रांसफॉर्म होती है, या रूपांतरित होती है। वो किसी प्रकार का विभाजन नहीं करती है। अब देखिएगा कि जब यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बार बताना चाहूँगा, स्पर्मियोजेनेसिस की जो घटना होती है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो कुछ चेंजेस होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे स्पर्मेटिड जो होती है, स्पर्मेटिड के अंदर क्या होता है कि ये सेंट्रियोल होता है, गोल्जी बॉडी होती है, और जितने भी कोशिकांग हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी होता है, वो गोल्जी बॉडी आगे जाकर के किसका निर्माण करता है? एक्रोसोम का निर्माण करता है। स्पर्म में एक्रोसोम का निर्माण करता है। एक्रोसोम एक स्पर्म के अंदर पाए जाने वाला, शीर्ष के ऊपर पाए जाने वाला एक टोपिनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर अंड झिल्ली को भेदने के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। तो वो सारे एंजाइम किसके द्वारा छोड़े जाते हैं? एक्रोसोम के द्वारा। तो एक्रोसोम स्पर्मेटिड सेल के गोल्जी बॉडी से बनने वाली एक टोपिनुमा संरचना है। और एक्रोसोम जो है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये थोड़ा सा आपके सिलेबस के अंदर है, इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी जो होती है स्पर्मेटिड सेल की, वो सारी की सारी गोल्जी बॉडी क्या करती है कि उनकी जो सिस्टर्नी, क्योंकि गोल्जी बॉडी के अंदर 2 चीज़ होती है मेनली, वैसे तो सिस्टर्नी होती है, वेजाइकल होती है, ट्यूब्यूल्स होती है। तो अपनी यहाँ सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं, तो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती हैं वो क्या है कि एक जगह इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होकर से एक प्रो एक्रोसोमल वेजाइकल का निर्माण करती है। वो प्रो एक्रोसोमल वेजाइकल जो होती है वो आगे जाकर के प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है। वो प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स अपना आकार बड़ा कर लेती है, आकार बड़ा करके केंद्र में किसी एक ओर जाकर के व्यवस्थित हो जाती है। अब उसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स के चारों ओर मौजूद जो शेष बची हुई सिस्टर्नी होती है, उनमें से अधिकतर जल का त्याग कर दिया जाता है, और वो सिस्टर्नी उस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को एक टोपिनुमा संरचना के रूप में घेर लेती है, जो कि केंद्र के पास जाकर घेरती है। तो जिससे एक टोपिनुमा संरचना बनती है, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। और चूंकि ये एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी से हुआ है, या गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी से हुआ है, तो इससे क्या होता है कि जो इसके अंदर एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं कि पाचक एंजाइम, या यूँ कहते हैं झिल्ली को गलाने वाले एंजाइम होते हैं, जो अपघटनकारी होते हैं, जिनमें हाइलुरोनिडेज मुख्य है, स्पर्म लाइसिन मुख्य हैं। ये जाकर के जब शुक्राणु अंडे तक जब जाता है, तो शुक्राणु का एक्रोसोम ही अंड झिल्ली के संपर्क में आता है और अंड झिल्ली को गला देता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो चेंजेस आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो
स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या स्पर्मियोजेनेसिस की घटना होती है, तो उसके दौरान सबसे पहले जो होता है हेड फॉर्मेशन होता है। इसका निर्माण होता है हेड फॉर्मेशन। दूसरा नेक फॉर्मेशन। तीसरा है मिडिल पार्ट फॉर्मेशन। फिर है फोर्थ पार्ट जो है टेल फॉर्मेशन। टेल फॉर्मेशन। तो ये चार चीज़ें बनती है कब? स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का निर्माण होता है। अब देखिएगा कि ये चारों चीज़ें बन रही हैं, तो इसमें हेड फॉर्मेशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्रोसोम। एक्रोसोम फॉर्मेशन और एक क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस एक्रोसोम कैसे बना वो मैंने भी आपको बताया। न्यूक्लियस क्या है? उस स्पर्मेटिड के अंदर पहले से मौजूद है, परंतु ये न्यूक्लियस क्या करता है? आरएनए का त्याग कर देता है, कुछ केंद्र के द्रव्य जो होते हैं केंद्र द्रव्य उसका त्याग कर देता है, और केवल क्या बचता है? डीएनए और कुछ मात्रा में केंद्र द्रव्य बचता है, जिस और अपने आकार को क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। क्योंकि न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर जो कह सकते हैं कि अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसके बाद में देखिएगा हम नेक फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि हेड के अंदर दो ही चीज़ होती है, शुक्राणु के एक्रोसोम और न्यूक्लियस, दोनों को अपने डिस्कस कर चुके हैं। नेक फॉर्मेशन की यदि बात करें तो नेक के अंदर क्या होता है कि ये छोटा सा भाग होता है और इसके अंदर क्या सेंट्रोसोम होता है, और सेंट्रोसोम आगे जाकर दो सेंट्रियोल में बन जाता है। दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण 90 डिग्री पर स्थित रहते हैं, और साथ में क्या होता है कि ये सेंट्रियोल दो प्रकार के होते हैं। एक न्यूक्लियस के नज़दीक होता है, इससे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहा जाता है। दूसरा क्या होता है? थोड़ा दूर होता है, उसको हम डिस्टल क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। अब क्या होता है कि जो दोनों सेंट्रियोल है उनका अलग अलग काम है। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है यानी जो समीपस्थ तारक केंद्र है, वो क्या करता है? निषेचन के बाद में अंडे के अंदर जाकर विदलन को क्रिया को प्रेरित करता है या विदलन प्रारंभ करता है। और विदलन आपको पता है कि निषेचन के बाद में अंडे के अंदर होने वाले समसूत्री विभाजन होते हैं, तो उनको प्रेरित करने का काम कौन करता है? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि स्पर्म के अंदर नेक भाग में पाया जाता है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो हमेशा क्या करता है? जो शुक्राणु हैं उसके मेन एक्सिस, मिडिल पार्ट के मेन एक्सिस का निर्माण करता है, और साथ में टेल भाग का जो मेन एक्सिस है उसका निर्माण करता है। कौन? नेक भाग के अंदर पाए जाने वाले सेंट्रियोल। और कौन सा? डिस्टल सेंट्रियोल, दूसरा सेंट्रियोल। उसके बाद में यदि हम बात करें मिडिल पार्ट की, तो मिडिल पार्ट के अंदर क्या होता है कि मेनली माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं गुंथी व्यवस्था में, थोड़ा बहुत कोशिका द्रव होता है। मिडिल पार्ट जो कि शुक्राणु को शक्ति प्रदान करता है, या यूँ कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण जो पावर हाउस होता है शुक्राणु का, वो कौन सा होता है? मिडिल पार्ट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया गुंथी व्यवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया गुंथी व्यवस्था में होते हैं, उनको उस व्यवस्था को कहा जाता है निबेनकरण कहा जाता है। और ये जो स्पर्मेटिड सेल होती है ये क्या करती है? जब शुक्राणु में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो ये क्या करती है? अपने में से अधिकतम जो साइटोप्लाज्म है कोशिका द्रव्य उसका भी त्याग कर देती है। तो थोड़ा बहुत कोशिका द्रव्य मिडिल पार्ट में बचता है, वो विपरीत रूप में पेरिफेरल रूप में मौजूद रहता है। उस व्यवस्था को मेनचेट कहते हैं। तो निबेन और मेनचेट क्या है? तो छोटे छोटे पार्ट हैं मिडिल पार्ट के अंदर। निबेनकरण तो क्या है? मिडिल पार्ट के अंदर जो गुंथी व्यवस्था है माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें क्या कहा जाता है? निबेनकरण। और मेनचेट क्या है? मिडिल पार्ट के अंदर जो प्रीदी है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है उसको क्या कहा जाता है? मेनचेट कहा जाता है। उसके बाद में मिडिल पार्ट के अंदर इतना ही भाग होता है, और मिडिल पार्ट के अंदर एक रिंग सेंट्रियोल और पाया जाता है जो एकदम उसके नीचे की ओर स्थित होता है शुक्राणु के, जहाँ से टेल स्टार्ट होती है। रिंग सेंट्रियोल का वैसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कार्य अज्ञात, परंतु कुछ ये मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनको व्यवस्थित मिडिल पार्ट में रखने का काम कौन करता है? रिंग सेंट्रियोल करता है। तीसरा भाग कौन सा है? टेल फॉर्मेशन। तो टेल फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो जो मिडिल एक्सिस होता है या मिडिल एक्सिस फिलामेंट जो होता है, जो कि डिस्टल सेंट्रियोल के द्वारा बनता है, वो क्या करता है? धीरे धीरे आगे की ओर वृद्धि करता है मिडिल पार्ट से आगे की ओर। तो जैसे जैसे वृद्धि करता है तो उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। तो जहाँ तक साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, परंतु आगे जाकर के अंत में जाकर के जो एक्सिस मेन एक्सिस फिलामेंट होता है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को पार करके बाहर की ओर निकल जाता है। तो ये भाग पूरा टेल कहलाता है। अब देखिएगा टेल के दो भाग होते हैं, मेन पीस और एंड पीस।
कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, मेन पीस और एंड पीस। मेन पीस और एंड पीस। तो मेन पीस का मतलब क्या होता है? पूंछ का वह भाग जिसके अंदर फिलामेंट पाया जाता है, या कहते हैं मध्य अक्ष पाया जाता है, मेन मिडिल एक्सिस पाया जाता है, और उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, तो वो क्या कहलाता है? मेन पीस। और एंड पीस कौन सा होता है? कि जिसके अंदर केवल और केवल मिडिल एक्सिस तो पाया जाता है या मिडिल फिलामेंट तो पाया जाता है, परंतु उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, वो टेल का कौन सा भाग होता है? एंड पीस होता है। और टेल का कार्य आपको पता ही है, ये गति करने में क्या होती है? सहायक होती है। और मैं आपको बताता हूँ, इसकी टेल के अंदर 9+2 व्यवस्था पाई जाती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई। कितनी होती है? 9+2, जिसमें 9 जो तंतु होते हैं वो क्या होते हैं? परिधीय होते हैं, पेरिफेरल, और 2 तंतु क्या होते हैं? बीच में, यानी अक्ष में स्थित होते हैं। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान होने वाली कौन सी घटना है? स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके दौरान जो स्पर्मेटेड सेल है उसके अंदर ये सारे परिवर्तन होते हैं और अंत में किसका निर्माण हो जाता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म का निर्माण हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो ये है कि टेस्टिकुलर साइकिल एंड न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, ये अपने टॉपिक का नाम है। तो अपने टेस्टिकुलर साइकिल को तो देख लिया कि किस प्रकार से एक वृषण की शुक्रजनक नलिका में शुक्राणु का निर्माण हो रहा है। अब हमें ये देखना है कि उनको नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, वैसे अपने इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि वहाँ मैंने बताया भी था पहले आपको कि इन चीज़ों को हम दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि ये अपने लिए नया, वैसे तो नया टॉपिक है, परंतु ये इसका आधा भाग जो है वो अपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब अपने बात कर रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल। अपना इसी के अंदर जो अगला टॉपिक है वो क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल। अब देखिएगा, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल की बात करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। तो जब हमने स्टार्टिंग की थी पीयूष ग्रंथि से, वहाँ से हमने जब हाइपोथैलेमस की बात की थी तो वहाँ पर इस चीज़ को वैसे डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मैं इसकी एक आउटलाइन बता देता हूँ आपको। होता क्या है? हाइपोथैलेमस जो है, यह हाइपोथैलेमस है, इसके द्वारा क्या बनता है? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। किसके पास आएगा? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास आता है। एडिनो हाइपोफाइसिस किसका निर्माण करता है? 2 हार्मोन बनते हैं, FSH और LH। FSH जो है किसके पास आता है? टेस्टिस के अंदर। ये टेस्टिस अपने मान लें, टेस्टिस का जर्मिनल एपिथेलियम वाला भाग है और ये सर्टोली कोशिका है। ये क्या है? सर्टोली सेल है। तो जर्मिनल एपिथेलियम किसका निर्माण करेगी? स्पर्म मेटोजेनेसिस, और स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ बीच में बना देता हूँ। टेस्टिस, और ये कौन सी कोशिका है? सर्टोली सेल। ये किसका निर्माण करती है? इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का। ये क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक रखता है। किसके लिए? हाइपोथैलेमस के लिए। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा FSH के द्वारा संपन्न होता है। अब यहाँ यदि हम बात करें LH, ये किसके पास आएगा? लीडिंग सेल ऑफ टेस्टिस। ये किसका निर्माण करेगा? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी
सेक्सुअल करेक्टर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वह गोनाड्स डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो ये सारा प्रोसेस है न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल का। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हम पढ़ के आए हैं हाइपोथैलेमस, जिसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस सभी ग्रंथियां हैं उनका क्या करती है, कंट्रोल करती है। किसका कंट्रोल करती है, सभी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है। अब ये किसकी सहायता से कर रही है, पीयूष ग्रंथि की सहायता से कर रही है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनता है, और हाइपोथैलेमस हमारा एक न्यूरल पार्ट होता है, तंत्रिकीय भाग होता है। तो ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा। ये हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस अगर पीयूष ग्रंथि के पास आएगा, और अगर पीयूष ग्रंथि के अंदर जो उपकला कोशिका है उनको प्रेरित करता है, तो जिसके द्वारा दो हार्मोन बनते हैं जिनको कॉमन रूप से कहा जाता है गोनेडिक हार्मोन या जनद हार्मोन कहा जाता है, जिनको हम कहते हैं FSH और LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये कौन सा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की पहले बात करते हैं। तो मेल के अंदर ये बनेगा, बनने के बाद में रक्त की सहायता से कहा जाता है टेस्टिस के पास आएगा। तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कि जो जर्मिनल एपिथेलियम उनको प्रेरित करेगा तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की घटना घटती है, और जिससे स्पर्म फॉर्मेशन होगा। और स्पर्म फॉर्मेशन जब होता है तो उससे क्या होगा कि स्पर्म की संख्या बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, वो जितने बने हुए स्पर्म हैं वो सारे सर्टोली कोशिकाओं से जाकर के चिपक जाते हैं। अब सर्टोली कोशिकाओं से जैसे चिपकते हैं तो क्या होगा कि सर्टोली कोशिका उनको आलंबन, सहारा, पोषण प्रदान करेगी। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही सर्टोली कोशिकाओं के पास स्पेस कम हो जाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर अब शुक्राणुओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि सर्टोली कोशिका एक्टिव होकर के एक इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव करती है। ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस के गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालता है, नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो जिससे हाइपोथैलेमस क्या करती है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का जो निर्माण है वो क्या है, बंद कर देती है। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यदि बंद हो गया तो क्या होगा कि एडिनो हाइपोफाइसिस के पास कोई सूचना नहीं जाएगी, या कोई भी फीडबैक नहीं जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक नहीं जाने से क्या होगा कि FSH और जो LH हार्मोन है वो बनना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब बंद जैसे ही होंगे तो FSH का काम क्या था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है उनके द्वारा उनको प्रेरित करके शुक्राणु निर्माण करना। अब चूंकि यहाँ पर फीडबैक नहीं आ रहा है FSH का, तो यहाँ शुक्राणु निर्माण की क्रिया कुछ देर के लिए रुक जाती है। अब कुछ देर के लिए रुकेगी तो जिससे क्या होता है कि जो अपने जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं वो शुक्राणु नहीं बनाएंगी, तो जो सर्टोली कोशिकाओं से चिपके हुए शुक्राणु उनको रिटे टेस्टिस की ओर भेज दिया जाता है। रिटे टेस्टिस से कहाँ चले जाते हैं, वो वासा डिफरेंस में होते हुए फिर वो पेनिस की सहायता से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इतनी देर में वहाँ अगर स्पेस खाली हो जाता है सर्टोली सेल के पास, तो जो सर्टोली सेल है इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन को बनना बंद कर देगी। बंद करते ही हाइपोथैलेमस के पास कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो हाइपोथैलेमस वापस गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बनाना शुरू कर देती है, जिससे वापस शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये FSH का कार्य हो गया। दूसरा क्या, हाइपोथैलेमस का गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही बनता है तो ये टेस्टिस की जो लीडिंग सेल्स होती है, या जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं या अंतराली कोशिकाएं कहते हैं, तो ये सेल प्रेरित हो जाती है। प्रेरित होते ही ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका स्त्राव करती है, जिसको एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है, जो कि नर हार्मोन होता है, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों और जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर साइकिल। तो इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि मुख्य जो हार्मोन है वो कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, FSH, LH और इनहिबिन, और कौन सा, इनहिबिन। तो ये तीनों हार्मोन जो है ये मिलकर के क्या करते हैं, पूरे टेस्टिकुलर साइकिल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब अपने जो टॉपिक अपने देखते हैं तो इसको अपने थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ कि जो शुक्रजनन है, या यूँ कह सकते हैं कि जो न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ जो टेस्टिकुलर साइकिल है, इसके बारे में अपने थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि मेन बात तो क्या है कि इस हार्मोन टेस्टिकुलर साइकिल का कंट्रोल, अब जो मेन बात है वो मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ। कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के FSH व LH द्वारा होता है।
मेन चीज़ यही है कि टेस्टिकुलर साइकिल का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के एफएसएच और एलएच के द्वारा होता है। और यूँ कह सकते हैं एफएसएच व एलएच का कंट्रोल हाइपोथैलेमस के जीएनआरएच हार्मोन द्वारा होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मेन जो चीज़ है वो यही है कि एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जीएन का मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि किसके द्वारा स्रावित हो रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये अगर बनेगा तो ये एफएसएच और एलएच बनेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है कि एफएसएच और एलएच केवल फीमेल में बनते हैं, ऐसा नहीं है। एफएसएच और एलएच मैंने पहले भी बताया था, ये मेल के अंदर भी बनते हैं और फीमेल दोनों के अंदर बनते हैं। तो ये अपना जो है टॉपिक जिसकी अपने आउटलाइन देख ली, कल इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे और फिर अपने ओवेरियन साइकिल की बात करेंगे। थैंक यू।